As you know that we are having this New Delhi World Book Fair 2021 and we are kicking off this program of events by having this panel discussion on role of mother tongue in making reading a pleasurable activity for the children. This particular topic is very apt. We have recently celebrated International Mother Language Day on 21st of February. When we decided the topic, it was like, why reading should be made interesting for the children and what is the role of mother tongue. So if we go by happiness index of various reports, we find Finland, the country having the most happiest people there. When we look at the education system over there, we find that their children study in mother language up to their age 10 to 11 years. So there is direct connect between your mother tongue and the happiness. These happy children grow up to be happy adults and then later will be happy. So this is the topic, and today we have got eminent panelists here who will be expressing their views on this topic. Professor Ramdev Bhardwaj is here. He is first releasing the book on pleasures of reading. But before that, I would like to request our Chief Editor, Joint Director, to felicitate each of the speakers by a bouquet of books. Ma'am. And this is what Robert. So, Professor Ramdev Bhardwaj, Vice Chancellor, Atal Bihari Vajpayee Hindi University. Hello. Prempal Sharma ji. Abhi sir, I have a question. This is the gift, bouquet of book. Yes sir, gift है अभी आपके लिए. Welcome. Naveen Singh ji. Usha Sharma ji. And Gitanjali Kumar ji. So this is what we welcome our guests with bouquet of books. Now I would request, हम request करेंगे हम अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति श्री प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज जी से कि वो हमारी किताब प्लेजर्स ऑफ रीडिंग जिसके लेखक यहाँ मौजूद है प्रेमपाल शर्मा जी उसको रिलीज करें. मैं एक बार ऑथर भी ये मौजूद है. और ये हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुई है. प्रेमपाल शर्मा जी नामी एजुकेशनिस्ट है. आज भी जनसत्ता के संपादकीय पृष्ठ पर उनके आर्टिकल छपी हुई है और इसी के किताब को फिर आज यहाँ हम सभी लोगों के बीच प्लेजर ऑफ रीडिंग पुस्तक जो प्रेमपाल जी शर्मा द्वारा लिखी गई है उसका विमोचन कार्यक्रम है. मैं प्रेमपाल जी को अपनी ओर से इस लेखन कार्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ. हमारे साथ में NCERT की शिक्षाविद डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के उषा शर्मा जी, डॉक्टर उषा शर्मा हैं और जो शिक्षक हैं और शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं तथा मृदुल सिंह जी जो कशिश स्पेशल एजुकेशन सिस्टम
मैं प्रेमपाल जी को अपनी ओर से इस लेखन कार्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूं। हमारे साथ में NCERT की शिक्षाविद, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के उषा शर्मा जी, डॉक्टर उषा शर्मा हैं, गीतांजलि कुमार जो शिक्षक हैं और शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं, तथा मृदुल सिंह जी जो कशिश स्पेशल एजुकेशन सिस्टम है उसके सामान्य सदस्य के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं। पुस्तक जो है अपने आप में बहुत सारे आयामों को लेकर के है। जैसा अभी प्रेमपाल जी से चर्चा हुई, उन्होंने बताया कि विगत 2-3 दशकों तक उनके द्वारा समय समय पर विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं में जो लेख विद्यार्थियों को केंद्रित बनाते हुए उनकी अभिरुचि और शिक्षक और विद्यार्थी के संबंधों को लेकर के, विद्यार्थी के मन में क्या चलता है, परिवार के मन में क्या चलता है विद्यार्थी को लेकर के, और शिक्षक और शैक्षणिक संस्थाएं विद्यार्थी को क्या बनाना चाहती हैं, इनके बीच के अंतर्द्वंद को उन्होंने छोटे छोटे लेखों के माध्यम से ऐसे पुस्तक में लिखा है। यह उनका पूर्व में लिखी हुई पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद है। जैसा अभी संचालक महोदय कह रहे थे कि मातृभाषा में पढ़ने का, लिखने का आनंद ही कुछ और होता है, तो मेरी अपनी यह धारणा है और प्राय आप सभी इससे सहमत होंगे कि मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं। जो भाषा माँ के आंचल से सीखी जाती है, घर परिवार और अपने कोटियार्ड में मित्रों के साथ में कम्युनिकेट की जाती है, उसको न तो ट्रांसलेट किया जा सकता है और न किसी अन्य भाषा को अनुवादित करके उन्हें उसी रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए मातृभाषा का यह जो सिद्धांत, यह जो मानक है, हमने अभी नई शिक्षा नीति में भी इसको काफी महत्व दिया है और त्रिभाषा फार्मूला जिससे हम सभी परिचित हैं, उसको समाज में और राष्ट्र में अपनाने के लिए हम सबको प्रेरित किया। माननीय शिक्षा मंत्री पोखरियाल साहब ने विशेष तौर पर इस बात को बताया है कि घर से, परिवार से, स्कूलों में मातृभाषा के प्रति एक विशेष प्रेम और अनुराग हमें देखने को मिलना चाहिए। और यह तभी होगा जब हमारे अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप हो। यह मेरा है, यह भाषा मेरी है, मैं इस भाषा का हूँ, यह इस भाषा में और मुझ में कोई विभेद नहीं है। जब व्यक्ति अपने आप सेल्फ सेंटर्डनेस से ऊपर उठेगा, तो प्रेमपाल जी ने इसमें 1-2 आर्टिकल लिखे हुए हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस के बारे में। उसमें यह भी बताया है कि जब हम किसी से आत्मसात हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं,
हमें अपनी भाषा बोलने के लिए अनुवाद के लिए हमारे मस्तिष्क पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता। यदि हम हिंदी भाषी हैं, कन्नड़, तमिल या तेलुगु भाषी हैं, और यदि हम किसी अन्य भाषा में, रशिया में, चाइनीज में, अंग्रेजी में बोलते हैं, हमें पता नहीं लगता, लेकिन हमारे अचेतन और अचेतन मन में और तुरंत अनुवाद होता है। कंप्यूटर से भी हजारों लाखों करोड़ों गुना तीव्र गति से ट्रांसलेट होता है और आदमी को पता ही नहीं लगता कि इसकी मातृभाषा तेलुगु है, कन्नड़ है, अंग्रेजी है, चाइनीज है, चाइनीज है। जब हम उस निपुणता के शिखर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इसमें हमारी ऊर्जा का क्षय होता है। हमारे मन में एक दूसरा वातावरण आच्छादित होता है। इसलिए हमारे अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के लिए, चाइल्ड साइकोलॉजी में उसकी अपनी भाषा में अध्ययन अध्यापन के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक लोग भी बैठे हुए हैं। आज हिंदुस्तान में प्रत्येक व्यक्ति का समय अध्ययन के समय, अध्ययन काल में 70-80% समय अच्छी से अच्छी निपुणता पूर्वक अंग्रेजी सीखने में लगता है। चाहे वो किसी भी राज्य का हो, चाहे वो हिंदी भाषी राज्य का हो, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे वो तमिलनाडु का हो, चाहे वो केरल का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे वो मलयालम हो। उसके माँ बाप और उसका समाज उसे तभी उन्नत और योग्य मानता है तो वो बहुत अच्छी अंग्रेजी में अपनी बात को अभिव्यक्त करता है, क्योंकि एक तो उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है भाषा का। हम जब अपनी भाषा के प्रति सम्मान करेंगे तो निश्चित तौर पर इस चीज को प्राप्त करेंगे। प्रेमपाल जी ने पुस्तक में कैसे लिखें, कैसे बच्चों को पढ़ाएं, बच्चे कैसे पढ़ें, समाज के प्रति उनमें कैसे समर्पण का भाव पैदा हो, राष्ट्र के बारे में वो कैसे सुने समझें, इस बात पर भी छोटी छोटी टिप्पणियाँ की। और फिर अंत में उन्होंने कहा है कि व्हाट इज रियल स्कूल, एक अच्छा स्कूल क्या है, वास्तविक स्कूल क्या है, जो रियलिटी के साथ में जुड़ा हो। उनकी अपनी मान्यता है कि मॉरलिटी और एथिक्स जिस अकादमिक संस्था में नहीं है, वह संस्था कितना भी ज्ञान प्राप्त करे, उस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। ऐसा ज्ञान जो नैतिकता, मानवता, मानवीयता, एथिक्स और वैल्यू पर आधारित नहीं है, उस ज्ञान की समाज को कोई आवश्यकता नहीं है और कालांतर में वह ज्ञान विलुप्त भी हो जाता है। खालिश ज्ञान जो डेवलपमेंट न कर पाए हमारे मॉरलिटी का, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। निश्चित तौर पर ऐसे विचार एक मोटिवेटिंग फैक्टर के रूप में हमें इंस्पायर करते हैं, विद्यार्थियों को भी इंस्पायर करते हैं। अभी बहुत संक्षेप में एट ए ग्लांस आई हैव गॉन थ्रू द बुक। उसमें मुझे लगा कि प्रेमपाल जी का जो कहना है इस बात के लिए है कि तनाव और दबाव से मुक्त विद्यार्थी होना चाहिए। टेंशन एंड प्रेशर लेस स्कूल, टीचर्स, स्टूडेंट एंड एटमॉस्फेयर। तनाव और दबाव रहित शिक्षक भी रहे, विद्यार्थी भी रहे, स्कूल भी रहे, तभी वो वास्तव में अपनी बात को समझ पाएगा और कह पाएगा। लेकिन आजकल विद्यार्थी के ऊपर परीक्षा का दबाव है, अधिक से अधिक नंबर लाने का दबाव
नौकरी का दबाव है, पैसा कमाने का दबाव है। समाज में वैल्यू कैसे स्थापित हो, नैतिकता कैसे स्थापित हो, जीवन के मूल्य और मानदंड बने रहें, इस बात से कोई चिंता नहीं, इसकी कोई फिक्र नहीं है। तो ऐसा समाज हम निर्मित करने जा रहे हैं प्रोफेशनलिज्म के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, धंधे के माध्यम से। क्योंकि हम बहुत बड़े इंजीनियर, वकील, डॉक्टर सबको देखते हैं, वो अपने क्षेत्र में बहुत निपुण हैं, लेकिन उनमें दया, प्रेम, सौहार्द, समन्वय, मॉरलिटी, एथिक्स, वैल्यूज ये देखने को नहीं मिलती। तो हम ये कहते हैं कि वह व्यक्ति केवल पैसे को प्रेम करता है, न अपने बेटे को प्रेम करता, न अपने परिवार को प्रेम करता है, न वह समाज को प्रेम करता है, न वो देश को प्रेम करता है। उसको पैसा दिखाइए वो काम करेगा। तो हम ऐसे समाज को निर्मित न करें, ऐसी जनरेशन को निर्मित न करें। इसलिए हमारे लिए यह जरूरी है कि हमें लिखने की कला आनी चाहिए, सोचने की कला आनी चाहिए, पढ़ने की कला आनी चाहिए, पढ़ाने की कला आनी चाहिए। प्रेमपाल जी ने अपने पुस्तक में छोटे छोटे बिंदुओं को स्पर्श किया है। मुझे अच्छा लगा कि ये लिखने की, बोलने की, रहने की और सामूहिकता की कला, इसमें उन्हें आनंद आता है। यदि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ने की इतनी महत्वपूर्ण कला है कि बिना पढ़े आपको नींद नहीं आएगी। पढ़ने की कला है। इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकार्नो अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि मैं जब रात को सोता था तो सोने के पहले मैं जरूर विवेकानंद को पढ़ता था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि किसी को अपना आदर्श बनाइए, किसी की आत्मकथा, किसी का जीवन वृत्त, किसी का जीवन चरित्र जरूर पढ़िए। वह व्यक्ति जमीन से किस तरीके से जुड़ा हुआ है और जमीन से किस तरीके से ऊपर उठा हुआ है, जो आज हमको मार्गदर्शन कर रहा है। इसलिए एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में, अच्छे मॉरल एजुकेशनिस्ट के रूप में, एक अच्छे नैतिक संस्था के रूप में वातावरण बनाने की आवश्यकता है, जिसकी आज समाज को बहुत आवश्यकता है। मैं चूँकि समय कम था, पुस्तक में मुझे समय को मिली, तो मैं निश्चित तौर पर इसको और समीक्षात्मक दृष्टि से उस पर अपने विचार करता। आपने मुझे बुलाया, मैडम बिल्कुल यहाँ बैठी हुई हैं, मैं उनका आभारी हूँ। और यहाँ के डायरेक्टर युवराज जी, मैं तो किसी कारणवश मुझसे मिलने आया था, उन्होंने कहा कि आपको यहाँ कुछ समय हो तो दीजिएगा। मैं इस सब के लिए आपका आभारी हूँ। और यहाँ जो कुछ श्रोता, जो चाहने वाले लोग, लिखने पढ़ने वाले लोग एकत्रित हुए, जो छोटा सा एक समूह है, यही पर्याप्त है। इस कमरे में जितने लोग हैं, वही यदि इन विषयों पर संकल्प ले लें, पूरे हिंदुस्तान का नक्शा, समाज का नक्शा बदल सकते हैं। इसमें कोई बात नहीं। हजार बदलाव के लिए हजारों लोगों की आवश्यकता नहीं होती। परिवर्तन के लिए हमें आंदोलन नहीं चाहिए, परिवर्तन के लिए एक विचार काफी होता है, एक विचार की चिंगारी काफी होती है। तो यहाँ इतने लोगों के मन में यदि परिवर्तन के भाव हैं, तो वो लिखें, पढ़ें, लिखने के लिए और पढ़ने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करें। एक बात आप सभी का बहुत The reading, unless it is interesting for the children, or how to make the reading interesting for the children and the role of mother tongue. तो इसी विषय पर हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और जो यहाँ एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं श्री प्रेमपाल शर्मा जी, जिनकी किताब अभी रिलीज हुई है, प्लेजेस ऑफ रीडिंग, पढ़ने का आनंद अंग्रेजी में।
और हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर जो NEP 2020 आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई आई है, जिसमें मदर टंग को इम्पोर्टेंस दिया गया है और ये बताया गया है कि बल्कि रिकमेंड किया गया है कि 5वीं कक्षा तक जितनी ज्यादा हो सके कोशिश ये हो कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। तो ये तो NEP ने कहा है और हमारा जो इस बार जो 2021 वर्ल्ड बुक फेयर का थीम भी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। यहाँ पर सर हमें चूंकि आप इसके एक्सपर्ट हैं, शिक्षाविद हैं, तो ये जानने की कोशिश हमें करनी है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जो बातें कही है मातृभाषा को लेकर के, इसको प्रमोशन लेके लिए कही गई है, तो किस प्रकार ये मातृभाषा का प्रमोशन बच्चों में रीडिंग हैबिट को इंटरेस्टिंग बनाने में मदद करेगा? मातृभाषा का क्या महत्व है? धन्यवाद रजित जी। ये मेरे लिए अतिरिक्त खुशी की बात है कि मातृभाषा सप्ताह में जो 21 फरवरी को था, उसी सप्ताह में मेरी किताब सामने आई है। धन्यवाद MBT का। और अगर मैं कहूँ कि इसका मूल संदेश इस किताब का यही है कि शिक्षा में अपनी भाषा कितने बड़े आनंद को बनाती है। हिंदी में इस किताब का नाम ही यही था, पढ़ने का आनंद। और हम रोजाना ऐसे सैकड़ों उदाहरणों से गुजरते हैं कि जब अपनी भाषा में पढ़ना होता है तो उसका आनंद ही अलग होता है। मेरे अपने निष्कर्ष हैं कि बच्चे अगर किताबों से दूर हो रहे हैं तो उसका बहुत कुछ कारण उनके ऊपर अतिरिक्त अंग्रेजी थोपना है। स्कूल का दबाव, पेरेंट्स का दबाव और अच्छी अंग्रेजी, इस चक्कर में वो बेचारे वो पढ़ने का आनंद ही उनको खत्म। ध्रुजेन जी ने अपनी बात फिनलैंड से शुरू की। दुनिया भर के देश बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जो बच्चे अपनी भाषाओं में पढ़ते हैं उनकी क्रिएटिविटी कई गुना बेहतर होती है, उनके मानसिक तनाव बहुत कम होते हैं। हमारे पास दुनिया की सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी है, लेकिन क्या वो युवा पीढ़ी उतनी इनोवेटिव बन पाई है? कोई भी फील्ड से प्रगति हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वो और भी कई गुना होती जब दुनिया के सामने हमारे पास में इतनी बड़ी युवा पीढ़ी है। नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई है और काफ़ी मेहनत से तैयार किया हुआ डॉक्यूमेंट है। आपको याद होगा TSR सुब्रमण्यम जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे, पहले वो इस कमेटी के अध्यक्ष थे और जो उन्होंने सिफारिशें की थी उन्हीं को थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए कुछ मुद्दों पर कस्तूरी रंगन रिपोर्ट और फिर अंत में नई शिक्षा नीति सामने आई है। मैं इसके महत्वपूर्ण बातों को अभी थोड़ी देर के लिए स्थगित करके तब आता हूँ। रोजाना की जिंदगी में आप खुद सोच के देखिए। अभी पिछले दिनों में मैं मोटर लौट के आया तो मेरी जो काम वाली थी उसने अपने बच्चे की शिकायत की कि छोटा बच्चा 6वीं में है, पढ़ता है। मैंने बुलाया, आखिर देखा मुझे बच्चा इतना ओबीडियंट, वेल बिहेव्ड, तो मुझे लगा कि आखिर इसमें पढ़ता कैसे सरकारी स्कूल में। मैंने उसे समझाया, मैं लेकिन उस पर मूल समस्या की तरफ में नहीं जा पाया समय का। अगली बार मैंने कहा तो अपनी किताब लेके आना। दोस्तों ध्यान से सुना, जब वो किताब लेके आया उसकी किताब अंग्रेजी में थी। मैंने कहा कि SSC की किताब लेके आना। सच मानिए अगर रोने का मन करता तो यही उस बच्चे को उस किताब पर कुछ भी नहीं सोचा। मैंने फिर साइंस वाली किताब मैंने कहा जरा पढ़ के देखिए, पढ़ भी नहीं पाया। मतलब उस बच्चे को आपने उस बच्चे को अपराधी बना दिया, उसकी माँ ने। और थोड़े दिनों के बाद मैंने कहा नहीं, आज की 6ठी क्लास का बच्चा दिल्ली में है, एक काम वाली घर में हिंदी बोली जाती है, पहली पीढ़ी का बच्चा पढ़ रहा है। मैंने कि आज ही आप जाके हिंदी में किताब लीजिए। 1 हफ्ते के बाद उस बच्चे की आंखों में जो चमक थी। अब प्रश्न आया कि ये अंग्रेजी माध्यम 6ठी क्लास में कैसे? पिछले दिनों एक के बाद एक सरकार इस अंग्रेजी माध्यम, मुझे लगता है कि क्या अपराध नहीं है उन बच्चों का? क्या संविधान
हमारी अभिव्यक्ति का अधिकार देता है, पढ़ने लिखने का अधिकार देता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स में है कि अपनी भाषाओं को तो कैसे लाते हैं। मेरे प्रिंसिपल से बात की, बोले हमारे यहाँ 3 सेक्शन है, हमारे पास कहा गया कि एक सेक्शन को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना। तो मैंने कि कैसे, तो हमारे पास उनके पास भी कौन सा समय है, उन बच्चों को धकेल के उसमें बैठे हैं कि आप इसे हिंदी माध्यम वाले में, पर सर ऐसा है इस साल तो चला गया तो अगले साल आप कल्पना कर सकते हैं बच्चे के पास में कितना बड़ा संकट है। अब आता हूँ, ज़्यादातर ऐसे गरीब वर्ग जो EWS का तो फायदा होता है, उनकी आंखों में चमक आती है, लेकिन इस पर पेगी मोहन ने काफ़ी अच्छा काम किया। कई बार हमें जो मिल चुके हैं, वो बेचारे वहाँ दाखिला तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद में शुरू होता है उनका ट्यूशन, और ट्यूशन की फीस। दोस्तों, ये नई पीढ़ी के साथ अपराध है। मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा, मैं सारी भारतीय भाषाओं अपनी भाषाओं की बात कर रहा हूँ। अगर आप वाकई चाहते हैं कि बच्चों की क्रिएटिविटी रहे, आगे बढ़े, तो मैंने कितने उदाहरण ऐसे जानता हूँ जो बच्चों को मैंने जब दाखिल कराया पब्लिक स्कूल से निकाल के, जो बच्चा आवारा हो गया था सरकारी स्कूल में गया तो वो 10th में फर्स्ट आया। आप समझते हैं अपनी बात में, जिनके आसपास पूरा परिवेश हिंदी का है, बिहार से आया बच्चा है, 3 महीने के लिए बिहार में चला जाता है, उसके पास अंग्रेजी कहाँ से आएगी। हम हमारे शिक्षा में क्या कर रहे हैं। खैर, नई शिक्षा नीति में इस पर काफ़ी मंथन हुआ, और अगर हम कहें कि लगातार उनकी बहुत सारी उन चीज़ों में हमारी भागीदारी रही है कि अब तक तो आप किसी पुरानी सरकार को आरोप लगाते थे, अब वक्त आ गया है कि आप इसमें, मुझे अभी भी पता लगा, पहली बात नहीं है, इससे पहले एक और भी सहयोग की बात है। आपको याद होगा 4 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें हिंदी माध्यम में शुरुआत हुई थी। ये और व्यावहारिक समस्या है, मैं उससे बात कर रहा था, हम मेरे उसी की बात है कि अगर शुरुआत होती है, लेकिन हुआ क्या, जैसे शुरू हुआ, मुझे इंडियन एक्सप्रेस की करें मेरे पास है, उन्होंने जो मजाक पढ़ानी शुरू हुई, बच्चे नहीं थे, आप समझते ना, वर्षों के बाद अगर शुरुआत हुई तो एक साथ तो बच्चे नहीं आ जाएंगे। नतीजा ये हुआ कि पुराने वाले VC से मेरी बात हुई कि क्या हुआ, बोले देखिए ना बजट मिला, ना फैकल्टी आई, 1 साल के बाद हमें बंद करना था। आज उनसे बात होनी पाई हुई, तो अब आगे का इरादा क्या है, क्योंकि इससे फिर हमारी मजाक होती है। आपको याद होगा पिछले 1 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं चाहता हूँ, और उनकी इंटेंशन में कोई शक नहीं है, शायद अपनी पूरी बात इतना अच्छी हिंदी में कहते हैं, ये उनकी शायद पॉपुलरिटी, लोकप्रियता का बहुत बड़ा कारण है, केरल से लेकर कश्मीर तक। उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि कम से कम हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज और एक विश्वविद्यालय अपनी भाषा में पढ़ाए। ये उसी का अगला पड़ाव है जो हमारी नई शिक्षा नीति कह रही है। अब मैं नई शिक्षा नीति पर, जैसा कि होता है कि हमारे यहाँ कोई भी अगर पक्ष विपक्ष की बहस शुरू होती है, नई शिक्षा नीति में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है, आप 10+2 के आंकड़ों में नहीं जाइएगा, कि प्राथमिक शिक्षा जितना संभव हो सके अपनी भाषा, मातृभाषा बोलने के माध्यम से हो। इसमें कोई शक, यहाँ तक कि उन्होंने और भी कहा है कि अगर संभव हो तो 8वीं तक भी अंग्रेजी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी, लेकिन अगर संभव हो तो उसमें भी, और उससे आगे भी किया है। अब इसके 2 पक्ष, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी का नाम आपने सुना, मुझे लगता है कि भाषा के लिए महात्मा गांधी, लोहिया, अगर तीसरा नाम लिया जाए तो मैं दौलत सिंह कोठारी का नाम लूँगा, क्योंकि प्रशासन ने पहली बार भारतीय भाषाओं को उन्हीं की सिफारिशों पर वर्ष 1979 से लागू किया गया। देखिए, जब तक नौकरियों की भाषा, जब मैं IAS IPS अपनी भाषा से कर सकता हूँ, मेरा मैं तो 79 का मेरा पहला टर्म था, खुर्जा में पढ़ता था, अपनी भाषा का अगर ये नहीं होता तो शायद मैंने कितने साल इधर उधर रगड़ खाता। यानी मैं बहुत विस्तार से उन पर लिख चुका हूँ, इस किताब में भी होंगे। 10 साल के बाद जब सतीश चंद्र रिपोर्ट बनी, उसको रिव्यू करने के लिए उन्होंने इस बात को फिर से रेखांकित किया कि अपनी भाषाओं में सिविल सर्विस परीक्षा देने से पहली पीढ़ी के लोग पहली बार भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में आए। ये रथ चल रहा था, लेकिन फिर आपको बताइए भाषा के साथ क्या होता है। कोठारी की रिपोर्ट जो संसद में स्वीकृत हुई, सब कुछ हुआ, उसके बाद में धीरे धीरे उसका डायरेक्शन हुआ, और फिर 2011 में एक और उल्टा कदम हुआ कि प्रीलिम एग्जाम जो था, यहाँ की 2 सीमाएं, उन्होंने कहा था कि सभी सिविल सेवाओं को अपनी भाषाओं में, लेकिन जब अपनी भाषा में पढ़ेंगे तो आप कह सकते हैं कि वो
चेतना भी आएगी। तो नई शिक्षा नीति में कम से कम एक एक जैसे कहते हैं एक स्पष्टता के साथ सामने आई है। अब इसको लागू कैसे किया जाए, मैं यहाँ पर एक वाक्य अपना कहूँगा कि इंस्टीट्यूशंस वही काम करते हैं जब उनके ऊपर समाज का भी दबाव होता है। नई शिक्षा नीति आ गई है, अब विश्वविद्यालय में जो हमारे रीडर हैं, लेक्चरर हैं, स्कूल में कम से कम वो इसमें कदम उठाएं कि अपनी और कुछ नहीं तो बाइलिंगुअल। क्या कारण है कि जेएनयू बाइलिंगुअल नहीं? दिल्ली यूनिवर्सिटी जब कोठारी समिति ने रिपोर्ट 74 में करी थी तो उन्होंने कहा था कि 20 से 25% बच्चे हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं। बोले कि क्या टैलेंट अंग्रेजी में होता है, इनको क्यों ना मौका दिया जाए? और शायद ये उसी की वो थी कुछ सालों तक रच रहा। और मुझे उम्मीद है कि सरकार ने नई शिक्षा नीति ये इसको वापस लेगी। मैं फिर से अपनी बात कहूँगा, हमें अंग्रेजी का विरोध नहीं, हमें अंग्रेजी भी आनी चाहिए जानना, लेकिन उससे पहले हमें अपनी भाषा, चाहे बांग्ला हो, मराठी हो, भोजपुरी, मैथिली, वैसे लेकर सभी होगा, बोली हमारी भाषाओं के करीब है। अगर हमें अपनी भाषा में समझदारी आ जाएगी। एनसीईआरटी की मुझे बैठी हुई है, एक प्रोजेक्ट पर काम किया था, समझ का बात है, क्या जोड़ना था, लेकिन जैसा कि हर अच्छा काम होता है वो कहता है कि यही तो वो थी समझ का मतलब कि हम जब इस बात को समझेंगे, अपनी बात कहेंगे, बच्चों में तो उत्साह होता है। आपको मेरी बात क्योंकि समय की कमी है, आइंस्टाइन अंग्रेजी में बोलते बोलते बताते हैं कि जर्मन को दोहराते थे। हमारे कितने ही लोग हैं अपनी बात अंग्रेजी में कहते कहते जैसे अपनी भाषा का मौका मिलता है तो क्या उनके चेहरे पर चमक आ जाती है। विज्ञान में अगर हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, जो हमारी सरकार का और जो है, आप मान के चले आत्मनिर्भर की शुरुआत नई शिक्षा नीति अपनी भाषा से होगी। और नेशन को ट्रस्ट उम्मीद है कि इस आंदोलन को पूरा आगे बढ़ाएगा। जिम्मेदारी आपकी भी, क्योंकि आप सारी भाषाओं में किताब चाहते हैं, कोशिश करें कि हम सब उसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि सर ने अब शुरुआत में बताया कि किस प्रकार कक्षा 6 का छात्र और जिसे अंग्रेजी मालूम नहीं था उसको अंग्रेजी की किताब पढ़नी पड़ रही थी और किस प्रकार वो डिप्रेस महसूस कर रहा था, अपनी चमक, आंखों की चमक को खो चुका था। जो बच्चा इस एज में काफ़ी जॉयफुल होना चाहिए, बिकॉज द चिल्ड्रन हैव गॉट एक्स्ट्रा एनर्जी। और चूंकि उसको अंग्रेजी में किताबें दी जा रही थी जो कि उसकी मातृभाषा से उसको हटा दिया गया था, तो वो उत्साह खो दिया था उस बंदे ने, उस बच्चे ने। लेकिन जब उनको फिर वो मातृभाषा में किताब पढ़ने के लिए दी गई तो आंखों की चमक वापस आ गई। तो एक अच्छा उदाहरण इन्होंने बताया। दूसरी बात इन्होंने बार बार कही है कि जब वो मातृभाषा की पैरवी करते हैं, मातृभाषा की वकालत कर रहे हैं, तो सिर्फ हिंदी की नहीं है, देश की तमाम जो भाषाएं हैं जिनको बच्चे बोलते हैं, हम घर पे बोलते हैं, वो उनकी बात करते हैं। ये किसी एक खास भाषा को बढ़ावा देने की बात नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच सर। फिर हम आपके बाद दोबारा आएंगे। अब एक स्पेशलिस्ट का हो गया तो हम जाएंगे दूसरी साइकोलॉजिस्ट की ओर से। अब साइकोलॉजी में का रोल यहाँ पर क्या है? तो हमने बात की बाल्यावस्था में ही जो है आप किसी भी प्रकार का जो पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट होता है उसको कहते हैं कि बाल्यावस्था से ही शुरू होती है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि the essential foundation of character are laid down by the age of 3 and the latter developments may modify but not alter the traits already established। मतलब यह है कि बचपन में जो 3 साल से ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की शुरुआत हो जाती है और जो बाद के जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो मॉडिफाई कर सकते हैं, तो वो चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जो तब तक जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स एस्टैब्लिश हो जाते हैं उसको पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। तो बाल्यावस्था का हमारी पर्सनैलिटी में कितना महत्व है। और अब तो जो लेटेस्ट रिसर्चेस आ रहे हैं उसमें कहते हैं कि माँ के गर्भ से ही बच्चा सुनता है। जो हम अभिमन्यु की बात करते थे, जो महाभारत में अभिमन्यु की बात करते थे, अभिमन्यु माँ के गर्भ में ही वो माँ की बातें सुन रहा था। आज तो सारे रिसर्चर्स उसी ओर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि बच्चा गर्भ में ही माँ की आवाज सुनता है। तो निश्चित ही जब माँ की आवाज सुनता है, जिस भाषा में सुनता है, उससे उसका आत्मीय लगाव होता है। लेकिन जब हम उस बच्चे पर दूसरी भाषा थोपने की कोशिश करते हैं तो निश्चित ही है कि उनको वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा।
हम जब रीडिंग हैबिट की बात करते हैं इसका प्रमोशन के लिए, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाना बहुत जरूरी है, और इसमें फिर ये मदर टंग की बात आती है। तो ये तो बातें मैंने शुरुआत की भी कर दी। अब इस पर गीतांजलि कुमार जी खुद साइकोलॉजिस्ट हैं, बच्चों के साथ डील भी करती हैं, और NCERT जानी मैन प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट अर्ली एजुकेशन, इन्होंने वहाँ से डिप्लोमा भी किया हुआ है, PG डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड गाइडेंस। तो मैम ने उसमें काउंसलिंग का डिप्लोमा भी किया हुआ है और इन सब विषयों पर उनका खासा अनुभव है। तो मैम आपसे जानना चाहेंगे एज ए साइकोलॉजिस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ पर निमंत्रण देने के लिए, और सर की किताब के विमोचन समारोह में शामिल होने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया। जब हम बच्चों की पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं कि बच्चों की डेवलपमेंट इनिशियल ईयर्स में हो जाती है, तो बिल्कुल इसमें कहीं पर भी दो राय नहीं रहती कि घर के आंगन में माता पिता के साथ, अभिभावकों के साथ, घर के बड़ों के बीच में उठने बैठने वाली जो शब्दावली बच्चा संयोजित करता है, बच्चा वहीं से अपने उद्गारों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सक्षम हो पाता है। और वो भावनाएं अगर उसकी मदर टंग में होंगी, और जब वो बाद में स्कूल में आता है और वो भाषा वहाँ पर अगर उपयोग नहीं की जा रही, वैसे माध्यम बदल जाता है, तो बिल्कुल बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। वो जो बात हम कहते हैं ना आत्मीयता की, माता पिता और बच्चों के बीच का जो बॉन्ड है, पेरेंट चाइल्ड, बहुत बड़ी एक रिसर्च हुई है। वो शोध भारत में तो नहीं हुआ, लेकिन कैलिफोर्निया में हुआ, कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में, और उस यूनिवर्सिटी के शोध से यही मालूम पड़ता है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, माता पिता और बच्चों के बीच का जो बॉन्ड है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है जितना माता पिता और बच्चे अपनी मदर टंग में वार्तालाप करते हैं। और वो वार्तालाप करने के तरीकों में बुक रीडिंग भी आ जाती है। छोटे बच्चों को जब वो 2 महीने के हैं, 3 महीने के हैं, जब वो चेहरों की वो आवाज़ को सुनने लग जाते हैं, आवाज़ के साथ वो अपनी गर्दन हिलाते हैं, आँखों को आवाज़ की डायरेक्शन में ले जाना शुरू हो जाते हैं। रिसर्च स्टडीज, डेवलपमेंटल रिसर्च स्टडीज कहती हैं बच्चों को भाषा की समझ वहीं से आने लग जाती है। वो भाषा में शब्दों को समझने से पहले साउंड से आइडेंटिफाई करते हैं, और साउंड अगर मातृभाषा में रहता है तो बच्चों में एक बॉन्ड जो है पेरेंट के साथ, अभिभावकों के साथ वो बढ़ने लगता है, और यहीं से बच्चों की पर्सनालिटीज जो है बहुत कॉन्फिडेंट बनने की शुरुआत ले लेती हैं। वो निर्माण जो हम चाहते हैं कि व्यक्तित्व का निर्माण इस तरीके से हो कि हमारे बच्चे परिपक्व रूप से आगे बढ़ सके, उसका संचार यहीं से होता है। एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कम्युनिकेशन जो है, जो हम कहते हैं संचार भाषा की डिपेंडेंट नहीं हो सकती, खास करके एक भाषा की। मैं चूंकि प्रैक्टिस करती हूँ तो बहुत बार ऐसे युवक युवतियों से मिलती हूँ जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, बड़े एक अच्छे ओहदे पे पहुँच चुके हैं, लेकिन कहीं पर अंग्रेजी में अपने आप को सक्षम नहीं पाते, तो पर्सनालिटी जो है उनकी वैसी ब्लूम नहीं कर पाते। कई बार वो महसूस करते हैं कि हमें एक जो प्रमोशन मिलना था वो भी नहीं मिल पाया, बिकॉज मेरी फ्लुएंसी नहीं है अंग्रेजी भाषा में। मैं आपकी नेशनल बुक ट्रस्ट के इस प्रोग्राम के माध्यम से सभी सुनने वाले श्रोताओं से ये बात मतलब एक रिक्वेस्ट के रूप में बड़ी विनम्रता से आपसे कहना चाह रही हूँ कि भाषा संचार का माध्यम है। अंग्रेजी भाषा सिर्फ संचार के लिए नहीं है, और भारत जैसा देश जो बहुभाषी का देश माना जाता है, जहाँ पर 1000 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, और बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जिनको बोलने वाले शायद 20-25 लोग रह गए, जो हमारी ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं। और कहीं ना कहीं अगर उस एरिया में उस भाषा को अगर हम मौका नहीं देंगे पनपने के लिए, तो हमारे इंडेक्सेस में से वो भाषाओं का नामो निशान भी मिट जाएगा। हमारी भाषाएं जो है
हिंदी भाषा मातृभाषा कह लीजिए या राष्ट्रीय भाषा कह लीजिए, ये कहीं ना कहीं धरोहर है हमारे संस्कृति का। और अगर एक बच्चा अपने आप को जब बड़े रूप में देखता है और वो अगर अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहता है और उसकी आइडेंटिटी में, उसकी पहचान में अगर संस्कृति का अंश नहीं आता तो वो कभी भी एक कंप्लीट पर्सनालिटी के रूप में ब्लूम नहीं कर सकता। मैं कई बार कुछ प्रोग्राम्स के लिए विदेश जाती हूँ और वहाँ पर अच्छा आप इंडिया से हैं, इंडिया के बारे में कुछ बतलाइए, और जब इंडिया के बारे में बतलाने की बातें आती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मदर टंग का ज्ञान नहीं होगा तो हम शायद इंडिया की वो बातें नहीं बता पाएंगे जो हमें हमारी पहचान से जोड़ती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि एक व्यक्तित्व तभी निखरता है जब उसकी जड़ें मजबूत होती हैं और पंखों में जान होती है। जड़ों की मजबूती आपकी मातृभाषा से आती है और ज्ञान आपके पंखों को मजबूती देता है। और किसी भी ज्ञान का नींव मातृभाषा से शुरू होता है। वो कहते हैं ना कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से साइको सोशल डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, ये जितनी भी डेवलपमेंटल पैरामीटर्स हैं एक व्यक्तित्व के लिए, वो उनका शुरुआत मातृभाषा से होता है। क्योंकि लर्निंग टू रीड एंड रीडिंग टू लर्न, ये दो स्किल्स हैं। और छोटे बच्चों को जब मैं लर्निंग टू रीड से पहले कहती हूँ लिसनिंग टू रीड, हम सुनते हैं। मुझे आज भी याद है कि टेलीविजन में वो कविता सुना करते थे, एक चिड़िया अनेक चिड़िया दाना चुगने आई सभी चिड़िया। वो गाना मैंने शायद अपने बचपन में सुना, फिर अपने बेटे को उसके बचपन में सुनाया और आज मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी इस कविता को कहानी के रूप में सुनाती हूँ। क्योंकि इसी एक गाने से, अनेक गानों से बहुत सारे कौशल हमारे बच्चों में डेवलप हो रहे हैं लाइफ स्किल्स के नाम पे। आज हम यहाँ पर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की बात भी कर रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 21st सेंचुरी स्किल्स में क्रिएटिव थिंकिंग, डिजाइन थिंकिंग, इनोवेटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सभी शिक्षा बोर्ड से कहा जा रहा है कि कुछ इस तरीके से पढ़ाइए कि बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करने के लिए तो मातृभाषा में वार्तालाप होना शायद सबसे पहले जरूरी है। वो जो छोटी छोटी पुस्तकें जो हम कहते हैं ना, बड़ी सी पिक्चर हो और 2 लाइनें हो और 10 पन्ने हो, हर पिक्चर के साथ वो 2 लाइनों के साथ, 2 पंक्तियों के साथ कहानी जुड़ती जाती है। कहीं भी थम जाइए और सवाल पूछ लीजिए, अब क्या होगा इसके बाद, और ये ना होता तो क्या होता, अगर वो यूं ना करता तो क्या होता। तो बच्चों की क्रिएटिविटी की जो हम बात कर रहे हैं, बच्चों में इमेजिनेशन की जो हम बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे हैं, ये सब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं। ये सभी स्किल्स की शुरुआत हम उनके बचपन में, उनके छुटपन में, जब उन्होंने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा, हम वहां से शुरुआत कर सकते हैं। और एक कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है वो मातृभाषा से बिल्कुल हो सकती है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। आपने एनबी को जोड़ा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मदर टंग से जोड़ा, खास करके बात की कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की गई है, और वो एबिलिटीज तभी डेवलप होगी जब कोई भी इंफॉर्मेशन जो बच्चों को दिया जाएगा वो उनकी मातृभाषा में हो। अदरवाइज अगर मातृभाषा में हम कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे, मातृभाषा में बच्चों को पढ़ने की सामग्री नहीं देंगे, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड और क्रिएटिव थिंकिंग वो डेवलप नहीं होगा। थैंक यू सो मच। हम अगर मौका मिलेगा तो दोबारा हम सभी के पास आएंगे, लेकिन अभी हमें अब हम आगे जा रहे हैं डॉक्टर उषा शर्मा जी के पास। शी इज अ प्रोफेसर एट डिपार्टमेंट ऑफ अर्ली एजुकेशन, और वहाँ तो काफ़ी रिसर्च वगैरह एनसीईआरटी में होता है, बल्कि तो ये चीज़ें तो मैं आपने का तो खैर पर्सनल लेवल पे भी आप आर इन टच विद द चिल्ड्रन और एनसीईआरटी के माध्यम से भी हैं। तो डू यू हैव एनी रिसर्चेस, आपको क्या रिसर्चेस हुए हैं जो ये बताते हैं कि अगर मातृभाषा में बच्चों को पढ़ने की सामग्री दी जाए तो बच्चों को इंटरेस्टिंग लगेगा और फिर उससे उनका जो डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट में
उससे फायदा होता है। क्या रिसर्चेस हुए? एक तो रिसर्चेस हुए, दूसरी बात आपके अपने खुद के अनुभव भी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद द्विजेंद्र जी का। और द्विजेंद्र जी ने जब मुझे आमंत्रित किया तो कहा आइए चलते हैं उषा जी के पास। मैं तो पास में बैठी हुई थी, मेरा अंदाज है कहने का। ठीक है, तो जो बातचीत चल रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि हम शायद बच्चों के जूतों में अपने पैर डालकर उनके जो संघर्ष हैं, उनके जो दुख हैं, उनके सुख हैं, शायद उन्हें अनुभूत नहीं कर पाते। लगता है कि बड़े व्यक्ति के जूते में बच्चे अपना पैर डालें, लेकिन बच्चों के छोटे छोटे जूतों के अंदर अपना पैर डालने की कोशिश करनी चाहिए। और ये मेरा शौक है। मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं किसी स्टेट में जाती हूँ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, और वहाँ उनके स्कूल में ज़रूर जाती हूँ। और क्लास 1 मेरी सबसे पसंदीदा क्लास है, और जब हम एक लाइन से कमरे के बाहर उनके छोटे छोटे जूते रखे होते हैं तो मैं उन्हीं के बीच अपने जूते उतार के जाती हूँ और उसकी एक फ़ोटो क्लिक करती हूँ। तो मुझे बहुत पसंद है। बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि और इसमें इस क्षेत्र में बहुत सारे शोध हुए हैं जो ये बताते हैं कि अगर हम अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं, हमें पढ़ने लिखने का मौका अपनी मातृभाषा में मिलता है, तो उसके सुखद और बेहतर परिणाम होते हैं। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमारी अपने आसपास की जो दुनिया है और उस दुनिया में तमाम तरह की अवधारणाएं हैं। जैसे मेरे हाथ में माइक है, मेरे पास गीतांजलि जी बैठी हैं, उसके बाद कुर्सी है, कुर्सी के बाद प्रेमपाल जी बैठे, उसके बाद एक मैम है, यहाँ फूल है, माइक है, किताब है। ये जो तमाम तरह की अवधारणाएं हैं, तो ये अवधारणाएं अपनी भाषा में बनती हैं। यानी कि हर एक वस्तु के लिए एक खास तरह की आवाज़ मुकर्रर है। जब हम ये कहते हैं कि हर एक वस्तु के लिए एक खास तरह की आवाज़, एक खास तरह का शब्द और उस शब्द की आवाज़ तय हो चुकी है, तो ये जब हम लगातार जिस भाषा के परिवेश में रहते हैं, हमारा जो ब्रेन है वो उस तस्वीर में, यानी कि उस चीज़ में और उसके साथ उसकी जो आवाज़ है उसको वो एसोसिएट कर देता है। जिसे हम कहते हैं साउंड सिंबल एसोसिएशन, ध्वनि आकृति संबंध। उदाहरण के लिए अगर हम ये कहते हैं कि ये पत्रिका है, ठीक है, तो इस तस्वीर के साथ आपने एक पत्रिका शब्द जोड़ लिया, ये हिंदी भाषा में अवधारणा बन गई। ऐसे ही जब हम किसी किताब के लिए पोथी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पाठ्य पुस्तक के बजाय या पुस्तक के बजाय हम पोथी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो एक खास तस्वीर के साथ, खास चीज़ के साथ ये जो पोथी शब्द की आवाज़ है ये जुड़ जाती है। तो हमारे ब्रेन में जो अलग अलग तरह की मेमोरीज हैं, जो अलग अलग तरह की यादें हैं, वो स्टोर हो जाती हैं। आप किसी चीज़ को देखते हो तो ये विजुअल मेमोरी है। आपने मुझे देखा, गीतांजलि को देखा, प्रेमपाल जी को देखा, किताब देखी, तो उसकी तस्वीर आपके जहन में आ गई। उसके साथ जब आप नाम सुनते हैं कि आइए गीतांजलि जी से सुनते हैं, तो गीतांजलि की तस्वीर और गीतांजलि जी का जो नाम है उसकी आवाज़ वो एसोसिएट हो जाती है। तो ये ब्रेन में लगातार चलता रहता है। और जब हम बाद में इस बातचीत के बाद में भी जब आप गीतांजलि जी का नाम सुनेंगे तो तस्वीर गीतांजलि जी की आएगी, ना तो मेरी आएगी ना मैम की आएगी। ठीक, तो ये होता है ध्वनि आकृति संबंध और ये अपनी भाषा में ही होता है। अब हम उदाहरण के लिए एक छोटा सा काम कर लेते हैं। मैं कहती हूँ हाथी। हाथी शब्द सुनते ही आपके जहन में किसकी तस्वीर आती है? हाथी की। मैं कहती हूँ बादल। बादल शब्द सुनते ही आपके जहन में तस्वीर किसकी आती है? बादल की, पहाड़ की नहीं आती है। और अब मैं कहती हूँ उंदरों, तो अब आपके जहन में कोई तस्वीर आई? शायद नहीं आएगी, क्योंकि आपने ये शब्द, ये आवाज़ कभी सुनी ही नहीं। अब हम उस मातृभाषा भाषी बच्चे की बात करते हैं जिसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, जिसकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है, उसकी मातृभाषा राजस्थानी है। अगर एक राजस्थानी बच्चे के साथ हम ये कहें उंदरों, तो उसके जहन में किसकी तस्वीर आएगी? चूहे की। और हमारे लिए उस चूहा जो चीज़ है उसके साथ जो आवाज़ जुड़ी हुई है वह आवाज़ जुड़ी हुई है चूहा। तो हम चूहे को चूहा कहते हैं, लेकिन एक राजस्थानी बच्चा उस चूहे को कहता है उंदरों। तो ये फर्क होता है जब हम अपनी मातृभाषा के अलावा किसी दूसरी भाषा में पढ़ते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि बच्चा हमेशा मातृभाषा में पढ़े, हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि बच्चा एक से ज़्यादा भाषाएं न सीखे। हम ये बात कह रहे हैं कि जो जीवन जगत से जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं, ये जिस भाषा का परिवेश बच्चे को बचपन से मिलता है, और जितनी ज़्यादा भाषाएं उसके आसपास मौजूद होती हैं, जितनी ज़्यादा भाषाओं के परिवेश में वह बच्चा रहता है, धीरे धीरे उसका ब्रेन अब एक पैरेलल व्यवस्था डेवलप कर लेता है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक भाषा जो हमने अर्जित कर ली है, अब हम दूसरी भाषा के परिवेश में जाते हैं तो
हमारा ब्रेन पहली वाली व्यवस्था को मिटा देता है, साफ कर देता है, फिर दूसरी व्यवस्था आती है। ऐसा नहीं होता है। ब्रेन में पैरेलली कई भाषाओं की व्यवस्था हो सकती है और इसका एक और खूबसूरत नमूना है कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग का। भाषा वैज्ञानिक जो लोग हैं वो इसको बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग। जब हम अपनी कोई बात कहते हैं तो हिंदी में अपनी बात कह रहे हैं तो जिसमें अंग्रेजी के भी शब्दों का इस्तेमाल है। जैसे मैंने कहा कि आइए हम गीतांजलि का स्वागत करते हैं, आपका बहुत बहुत वेलकम है मैम, तो वेलकम है मैम, तो वेलकम मैम। ये हमने हिंदी भाषा की बात करते करते अंग्रेजी की भाषा के शब्दों का इस्तेमाल किया, तो ये कहलाती है कोड मिक्सिंग, जहाँ पर आप एक भाषा के साथ दूसरी भाषा के भी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और एक होती है कोड स्विचिंग। जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि बहुत जल्दी से तैयार हो जाइए, आई एम गेटिंग लेट, तो बहुत जल्दी से तैयार हो जाइए, आई एम गेटिंग लेट, ये दो अलग तरह के वाक्य हैं। एक वाक्य हिंदी का है और एक वाक्य अंग्रेजी का है, कोड मिक्सिंग कहलाती है। तो ब्रेन में इतनी कैपेसिटी होती है, वो इस बात में उलझता नहीं है कि मुझे ये बात हिंदी में कहनी है या अंग्रेजी में कहनी है या किसी और भाषा में कहनी है। अगर हमारा ब्रेन इसमें इतना उलझ गया तो फिर बात नहीं कह पाएगा। हम जितना लगातार सोचते चले जाते हैं उतनी ही फरफर तरीके से हम बोलते चले जाते हैं। ब्रेन में ये रुकावट कहीं भी नहीं है। और जब मातृभाषा हमारा माध्यम बनती है पढ़ने लिखने का, तो फिर हमें भाषा से संघर्ष नहीं करना पड़ता। अब उन बच्चों के बारे में सोचिए कि जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है और वे बच्चे हिंदी पढ़ते हैं या अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो उन्हें भाषा के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है, जैसे आपने कुंदरों के साथ स्ट्रगल किया। एक और बात इसमें खास तौर से मैं कहना चाहूँगी, जिसकी तरफ प्रेमपाल जी ने भी इशारा किया था, कि जब हम मातृभाषा की बात करते हैं तो हम केवल भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं मौजूद है, हमसे केवल और केवल उनकी बात नहीं कर रहे, हम उस भाषा की बात नहीं कर रहे जो अक्सर बोलते हैं, जैसे जिसकी तरफ द्विजेंद्र जी ने भी इशारा किया था। बच्चों की जो अपनी मातृभाषाएं जो घर में बोली जाती हैं, वे भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और उन भाषाओं को कक्षा में स्थान देना, विद्यालय में स्थान देना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए एक और हमारे पास वाक्य है, अभी घर नहीं जाएगा। आप ये वाक्य सुनते हैं, ये हिंदी भाषा में है और इसका अर्थ आप समझ गए कि अभी घर नहीं जाएगा, अभी एक लड़का है जो घर नहीं जाएगा। अब मैं इसी बात को कहूँ कि अभी कुरान रंग से ले, आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या कहा गया है। ये दरअसल कोरकू भाषा का वाक्य है। अब आप उस बच्चे के बारे में अंदाजा लगाइए कि जो कोरकू भाषा भाषी है और वह हिंदी माध्यम से या मराठी माध्यम से गणित पढ़ता है, विज्ञान पढ़ता है, सामाजिक विज्ञान पढ़ता है, तो वह आधी बात तो समझ ही नहीं पाएगा कि दरअसल कहा क्या जा रहा है। तो जो बच्चे मातृभाषा के अलावा इतर किसी दूसरी भाषा को माध्यम के तौर पर पढ़ते, तो उनका दोहरा संघर्ष है। एक संघर्ष अवधारणा को समझना है कि कहा क्या जा रहा है, और दूसरा संघर्ष भाषा को समझना है कि ये क्या कहने की कोशिश की गई, क्योंकि वो आवाजें, वो जो शब्दों की आवाजें हैं, वो हमारे आसपास पहले से मौजूद नहीं है। ब्रेन जो में जब भाषा के परिवेश में रहते हैं तो भाषा अर्जित होती है, सहज स्वाभाविक रूप से लगातार उसे इस्तेमाल करते जाते हैं। आप कहीं रुककर ठहरकर ये सोचते नहीं है बचपन में ही कि हम भाषा सीख रहे हैं, और ना हमारा परिवार, ना हमारे माता पिता ये कहते हैं हमसे बचपन में, आओ तुम्हें कोरकू सिखाएं। कभी भी ये हमने ना तो कहा होगा ना सोचा होगा। अगर हम अपनी ही लैंग्वेज एक्विजिशन के प्रोसेस में रिफ्लेक्ट करें तो पता चलता है कि जिस भाषा के परिवेश में हम बचपन से रहते, धीरे धीरे उस भाषा को हम स्वतः ही अर्जित करते चले जाते हैं। न तो हम उस भाषा का व्याकरण सीखते हैं किसी किताब से, लेकिन ये भाषा जो समृद्ध भाषा है, ये उस भाषा को अर्जित करने में मदद करती है। तो इसलिए जो शोध है वो ये कहते हैं कि मातृभाषा के माध्यम से सीखने पर बच्चे बेहतर परिणाम दिखाते हैं। दूसरी बात आती है कि मातृभाषा में जो पढ़ने का मजा है, पढ़ने का मजा नहीं, जो बात करने का मजा है, वो भी बहुत बढ़िया है। आप अगर किसी, आज ये क्या किया जाए कि अब हम ये पूरा जो सेटअप है वो चिकलदरा में ले चलेंगे, महाराष्ट्र का ट्राइबल एरिया, वहीं चलेंगे, वहीं कोरकू में बात करेंगे, तो हम सबके पसीने छूटने लगेंगे, क्योंकि कोरकू हमने कभी समझी नहीं है। और ये कहा जाए कि नहीं, आज से हम सिर्फ कोरकू में किताब पढ़ेंगे और कोरकू में लिखेंगे। तो अब आप सोचिए कि उस बच्चे का स्ट्रगल कैसा है। तो इसलिए मैंने अपने बात की शुरुआत में बात कही थी कि बच्चों के छोटे छोटे जूतों के बीच अपने बड़े बड़े पाँव को डालकर देखने की कोशिश करेंगे तो उनका संघर्ष नजर आएगा। जो खूबसूरती, जो एक लयात्मकता है और जो स्वतः ही हम अर्थ को महसूस करते हैं, जो आनंद महसूस करते हैं, वो मातृभाषा में है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। ये हमारी पत्रिका है कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए, फिर बच्चों की, और इसमें एक कविता छपी है। ये श्याम सुशील जी की कविता है, मुझे बहुत पसंद है, और इसका शीर्षक है झूलम झूली। माटी माटी खेलें, आओ पानी पानी खेलें, माटी माटी खेलें, आओ पानी पानी खेलें,
धरती में बीजों को बोएं, खेल किसानी खेलें, छुपन छुपी खेलें, छुपन छुपी खेलें, आओ झूलम झूली खेलें, चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी, कूदम कूदी खेलें। अब आप बताइए, अगर ये कविता आपसे कहा जाए अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दीजिए और फिर इसका आनंद मिल पाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हालांकि अनुवाद की प्रक्रिया बहुत मुश्किल प्रक्रिया है और कविता का अनुवाद तो इससे भी ज़्यादा जटिल है। तो जो सहज भाव से शब्द हमारे जहन में आते हैं और जो शब्द हम पढ़ते हैं वो जिस तरह से हमारे ब्रेन में लगातार चलते रहते हैं और हम एक जुड़ाव महसूस करते हैं, वह जुड़ाव दूसरी भाषा के साथ नहीं होता है। किसानी के लिए अंग्रेजी में क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे, छुपन छुपी के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे, और माटी माटी के लिए उसका क्या मतलब होगा अगर वह शब्द किसी दूसरी भाषा में आता है। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि बच्चों को बच्चों की मातृभाषा में बोलने का अवसर दिया जाए। ये उनकी आवाज़ को जगह देना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर कह तो देते हैं कि बच्चे की मातृभाषा में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, लेकिन उनकी आवाज़ को सुनने और उनकी आवाज़ को लाउड स्पीकर पर बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिलहाल मेरी बात यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। अपने जो डिफरेंट जो रिसर्चेस हुए हैं उनको भी आपने शामिल किया और आपने दो बातें खास करके जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। पहली बात तो ये कि अगर एक भाषा पे आप काम कर रहे हैं तो इसका यह अर्थ नहीं कि आप दूसरी भाषा नहीं सीख सकते। तो किसी भी भाषा के प्रति बहुत ज़्यादा हमें एक फंडामेंटल व्यूज नहीं रखना है। बच्चा अगर एक भाषा सीख रहा है तो दूसरी भाषा भी वो सीख जाएगा। लेकिन दूसरी बात इन्होंने बताई और वो है कि उसमें भाषा विकास एक इशू है कि अगर दो भाषा एक साथ एक समय बच्चे को दी जाएगी तो बच्चा के जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, भाषा विकास अच्छा नहीं होगा। हम देखते हैं कि जितने भी जो रिनाउंड स्पीकर्स हैं, जो जिनके बारे में कहा जाता है ओरेटर्स हैं, उन्होंने पहले अपनी मातृभाषा का कमांड किया, अधिकार किया, उसके बाद में दूसरी लैंग्वेज पर गए। अब विवेकानंद जी को ले लीजिए, अब्दुल कलाम जी को ले लीजिए, सभी ने अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा ग्रहण की और उस पर अपना कमांड किया, उसके बाद वो दूसरी लैंग्वेजेस में गए। थैंक यू सो मच उषा शर्मा जी। अब हम चाह रहे हैं कि हम जो तीन यहाँ पे जो पैनलिस्ट हैं इन्होंने जो बातें की है वो सभी के सभी एक जो नॉर्मल स्कूल गोइंग और कॉन्फिडेंट चाइल्ड से किया, पर यहाँ पर एक ऐसा समुदाय भी बच्चों का है जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज हैं और उनसे डील करती हैं मृदुला सिंह जी। एनजीओ चलाती हैं, स्कूल चलाती हैं, कोशिश। तो उनको उनसे जानना चाहेंगे कि मैं उसमें आपको पहले तो बताना हो, चूंकि हमारा जो मैंडेट है वो मैंडेट हमारा रीडिंग हैबिट को प्रमोट करना है और रीडिंग हैबिट को प्रमोट करते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि प्लेजरेबल। तो किस प्रकार आप मातृभाषा को माध्यम समझ सकती हैं कि बच्चों को, जिसमें कि बच्चों को अपील करते हैं, उसको रीडिंग हैबिट या पढ़ने की जो चीज़ें इंस्ट्रक्शन में प्लेजरेबल बन जाए। तो उसमें आप जो स्पेशल बच्चों के बारे में बताइए, अपने अनुभव बताइए। धन्यवाद दुजेंद्र जी, और मैं प्रेमपाल जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतनी अच्छी पुस्तक उन्होंने आज हमें दी है और मेरे को पढ़ने का बहुत शौक है। और मैं अपने कल के एक एग्जाम्पल से शुरू करना चाहूँगी। मैं एक लेक्चरर भी हूँ और जो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स होते हैं स्पेशल एजुकेशन में, मैं वहाँ पढ़ाती हूँ। तो अभी रिसेंटली 2 साल से मैंने अपने पढ़ाने का तरीका बदल दिया है। टेक्नोलॉजी से नहीं पढ़ाती हूँ, किताब लेकर पहले खुद पढ़ती हूँ और बच्चों को प्रेरित करती हूँ कि आप ही किताब को पढ़ो। और उनको मैंने बोला कि आप चंपक, लोटपोट, नंदन जो पुरानी किताबें हैं वो कहीं लाइब्रेरी में मिले या आपको कहीं कंप्यूटर में मिल जाए ऑनलाइन, तो आप उनको ज़रूर पढ़िए क्योंकि वो आपको मनोरंजन देती हैं। वहाँ पर आपको कोई ध्येय नहीं होता, उद्देश्य नहीं होता कि आपको ये चीज़ को अचीव करके दिखाना ही दिखाना है। तो ये जो चीज़ है, तो बच्चे बड़े हंस रहे थे, मैम हम तो कॉलेज में पढ़ते हैं तो हम क्यों पढ़ें। मैंने कहा पढ़ना बहुत ज़रूरी चीज़ है। कह रहे मैम 12th पास कर ली, आगे भी कर जाएंगे। मैंने कहा कर जाने में और बढ़ जाने में बहुत फ़र्क होता है। कर तो सभी लेते हैं, लेकिन आप क्या उद्देश्य लेकर आए हो इस फील्ड में, आप पहले उसको क्लियर करो। तो ये तो रही कल की बात जो मैंने उनको बहुत प्रेरित किया कि भाई आप किताबें पढ़ो। मैं हमेशा बच्चों को प्रेरित करती रहती हूँ कि कुछ भी पढ़ो, अच्छा पढ़ो। और दूसरी बात है, जब मैं विशेष बच्चों के साथ हमेशा रहती हूँ
और मुझे बहुत आनंद आता है उनके साथ काम करके। मेरे को कहीं पर भी बच्चे मिल जाए तो मेरे को लगता है मैं खुद उनके जैसी बन गई हूँ और भूल जाती हूँ आसपास की दुनिया को। तो जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो पेरेंट्स जो माँ बाप होते हैं, अभिभावक होते हैं, वो कहते हैं मैम बच्चा किस भाषा में पढ़ेगा, आप तो इनको सिर्फ हिंदी भाषा में पढ़ा रहे हो। मैंने कहा आप घर में कौन सी भाषा पढ़ते हो, बच्चे के साथ बोलते हो, बातचीत करते हो। तो माँ बाप का कहना था कि हम तो हिंदी में ही बात करते हैं क्योंकि इसके दादा दादी भी साथ में रहते हैं, वो भी अनपढ़ है, हम भी अनपढ़ हैं। तो मैंने कहा आप उसको क्या बनाना चाहते हो? तो माँ बाप चुप थे। तो मैंने कहा आप हिंदी में ही बच्चे को सीखने दो, फिर देखते हैं जब बच्चा एक भाषा सीख जाएगा अच्छी तरीके से तब हम देखेंगे कि उसको इंग्लिश सिखानी है या कोई और भाषा सिखानी है। तो माँ बाप थोड़े से चुप हो गए, फिर चले गए। तो मुझे लगा कि जब हमने बच्चों को हिंदी भाषा में, आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में जब चीज़ों को सिखाना शुरू करा तो बच्चे ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख पाए। बशर्ते कि हम उनको दूसरी भाषा में, अब हम उनको बोले ट्रायंगल, रेक्टेंगल, अब बुक लिया वो रेक्टेंगल है, अब वो रेक्टेंगल नहीं समझेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है किसी भी शेप का, साइंस का, अगर हम उनको बोलचाल की भाषा में सिखाएं तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। अब हो गई, जैसे अभी मैम ने एक कविता पढ़कर सुनाई, इसी तरीके से हम बच्चों को बहुत सारी कविता, मेरे को पढ़ने का बड़ा शौक है और बच्चों को मैं स्टोरी टेलिंग के थ्रू बहुत कुछ सिखाती हूँ। तो जब हम कहानियाँ सुनाते हैं बच्चों को तो वो अपनी मातृभाषा में ही सुनाते हैं। हमने बचपन में जो भी कहानियाँ सुनी हैं मातृभाषा में ही सुनी हैं, कभी हमने अंग्रेजी में या दूसरी भाषा में कविता को और कहानियों को नहीं समझा। तो बच्चे जो है, विशेष बच्चे जो हैं, इस तरीके से प्ले एक्टिविटीज से, हम खेल कूद के कुछ एक्शंस के साथ जब उनको सिखाते हैं तो वो बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। तो जब कविता हम उनको सुनाते हैं साथ साथ हम कुछ एक्शन करते हैं तो बच्चों को ना इंजॉयमेंट आता है उसमें। और अगर हम उनको लेकर बैठ जाएं चौक से, बोर्ड पे बैठकर पढ़ाएं उनको, कहीं कि लिखो, कॉपी करो, नहीं आता। अब आगे भाषा पढ़ने की बात, अब पढ़ने के लिए उनको हम कितना लंबा प्रोसीजर है, हमारे लिए आसान है कि ABCD पढ़ लिया, काका काका पढ़ लिया, आ आ ई पढ़ लिया और उसको फिर हमने शब्दों में बना लिया, फिर शब्द से वाक्य विन्यास सीख लिया और ग्रामेटिकली हम लोगों ने बहुत अच्छे से पैराग्राफ राइटिंग और अनुबंध लिखने सीख लिए। ये सब कुछ विशेष बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। उनके लिए हमें बहुत छोटे छोटे से गोल सेट करने पड़ते हैं और उसके लिए काम करना पड़ता है। अब बच्चे को अगर रीडिंग सिखानी है, मुझे पढ़ना सिखाना है, तो उसके लिए टास्क है कि पहले ज़रूरी नहीं है कि मैं बच्चे को पहले काका काका सिखाऊंगी सालों साल, फिर बाद में मैं उसको आ ई पढ़ाऊंगी साथ साथ और फिर उनको मात्राओं का ज्ञान कराऊंगी और फिर मैं उनको छोटे छोटे शब्द विन्यास सिखाऊंगी, वाक्य विन्यास सिखाऊंगी। मैं उनको पहले हो सकता है कि छोटे छोटे शब्दों को ब्राइट कलर्स में लिखकर और उसको दिखा के उसको सीधा शब्दों को पढ़ना सिखा दूँ और जिससे कि उसको एक, जैसे मैम ने भी बोला था कि बच्चों के दिमाग में एक कोऑर्डिनेशन हो जाता है उस पिक्चर को देखकर। कि जैसे गीतांजलि मैम का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि गीतांजलि नाम आएगा तो हम गीतांजलि मैम को ही कंसिडर करेंगे अपने माइंड में, किसी और को नहीं सोचेंगे। तो इसी तरीके से अगर हम इन बच्चों को थोड़ा सा साइट रीडिंग वर्ड से शुरुआत करती हूँ मैं जनरली, और फिर ग्रेजुअली उनको धीरे धीरे और चीज़ों को, टास्क जो है, जो पढ़ाने का तरीका है वो शायद धीरे धीरे मुश्किल होता चला जाता है। तो हम हमेशा सरल से जटिल की ओर ही पढ़ाते हैं, ना कि हम पहले। अब कभी कभी मैं जब बड़े बच्चों को टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज में जब जा रही होती हूँ और पढ़ा रही होती हूँ तो बच्चे कहते हैं मैम ऐसे कैसे सिखाया जाएगा। मैंने कहा यही तरीके से अगर बच्चे को सिखा दोगे तो आप खुद भी सीख कर देखो, आप जल्दी सीख जाओगे। तो विशेष बच्चों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत मुश्किल होती है उनको अगर हम अलग अलग भाषाएं उनके साथ में बोले। हम तो ये भी करते हैं कभी कभी, अगर कोई पेरेंट्स बंगाली है तो हम उनको बोलते हैं कि आप जो वर्ड्स पानी है, खाना है, उनको हमें आप लिख कर दो, हम बच्चों को वही इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे जब घर में बच्चा अपने परिवार में है तो उस भाषा को अच्छे से बातचीत कर सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके
अदरवाइज उसके लिए बड़ा मुश्किल है। स्कूल में वो पानी सीख रहा है, घर में कुछ और भाषा में बात करेगा तो वो कैसे समझेगा, बड़ा कंफ्यूजन रहता है इन बच्चों को इस तरीके से। तो हम बहुत सारी भाषा इन बच्चों को नहीं थोप सकते, तो हम धीरे धीरे एक ही भाषा को पकड़ते हैं और एक ही भाषा में उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। और मैं ये सोचती हूँ कि जब हम उनको साथ इस भाषा में काम सिखाते हैं, हिंदी भाषा में या उनकी जो भी मातृभाषा है उसमें हम बच्चों को सिखाते हैं तो वे ज़्यादा आसानी से सीख पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम अपना भी बचपन सोचें तो हमने सबसे पहले अपने माँ से क्या सीखा, माँ ने मातृभाषा में ही हमसे बात करी। हमने जो भी अपने इमोशंस का अनुभूति करी और उनको व्यक्त करने की भाषा सीखी वो हमने अपनी मातृभाषा में ही सीखी। तो जब हम कुछ भी सीखते हैं अपनी मातृभाषा में तो आसानी से सीखते हैं और उसको व्यवहारिक प्रयोग में भी ला सकते हैं। और ऐसा नहीं है, और उसको हम एक्सप्रेशन की जब बात करते हैं तो वो भी हम बहुत आसानी से कर पाते हैं। तो कुछ बच्चे बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं, बड़े हो गए हैं, कुछ अपना छोटा रोजगार कर रहे हैं या कहीं नौकरी कर रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगा कि जो विशेष बच्चे हैं वो नाकामयाब रहे। पेरेंट्स का कभी कभी शिकायत जरूर रही कि मैम आप तो हिंदी को लेकर ही पीछे पड़ी रहती हो। मैंने कहा देखो हिंदी उनकी मातृभाषा है, सीखने दो, अंग्रेजी भी तो हमने भी तो बाद में ही सीखी है। तो दूसरी भाषा हम जरूरत पड़ने पर कभी भी सीख सकते हैं। अगर मुझे जापान जाना है और मुझे लगता है कि मैं जापान जाके किस तरीके से अपनी बेसिक चीज़ों को रखूँगी तो मैं हो सकता है थोड़े दिन जापान के लिए कुछ ट्यूटोरियल्स, कुछ भाषा सीख सकती हूँ अपना, जो कि वहाँ पर मेरे लिए काम चलाऊ भाषा का काम कर जाए और वहाँ पे जो भी मेरी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए और मैं अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकूँ। इसी तरीके से ये विशेष बच्चे होते हैं, अगर उनको एक भाषा, दूसरी भाषा, तीसरी भाषा थोप दे तो वो कहीं पर भी खड़े नहीं हो पाते, उनको नहीं समझ में आता, बड़े कंफ्यूज से रहते हैं, उनको नहीं लगता कि हम कुछ कर पाएंगे। तो एक ही भाषा सही है, बाद में धीरे धीरे जब ज़रूरत लगे तो कुछ हम जो बोलचाल के जो ज़रूरत के शब्द हैं धीरे धीरे वो सिखाते ही हैं अंग्रेजी भाषा में, क्योंकि हमारी भाषा ही अब ऐसी हो गई है कि हम इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके ही बोलते हैं, हमेशा हिंदी या परफेक्ट इंग्लिश नहीं बोलते। तो अगर इन बच्चों के लिए मैं यही हमेशा कहना होता है कि हिंदी भाषा रहने दो, 8वीं 10वीं में जब बच्चा आ जाएगा तब सोचेंगे कि बच्चे को इंग्लिश भाषा में पेपर दिलवाना है या नहीं दिलवाना। आज बहुत सारे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बोला, कॉर्पोरेट्स में भी काम कर रहे हैं, तो उनको इंग्लिश भाषा नहीं आती है लेकिन वो हिंदी से अच्छे से काम कर रहे हैं। तो मैं ये सोचती हूँ जब विशेष बच्चे ये काम कर सकते हैं तो सो कॉल्ड हम नॉर्मल लोग भी अपनी मातृभाषा से बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मृदुल सिंह जी। आपने खासकर बताया कि बच्चों के साथ तो ऐसे भी कम्युनिकेट करना कितना डिफिकल्ट है, बच्चों में एक्सेस एनर्जी होती है, बस वो कंसंट्रेशन कम होता है, एंड वी आर डीलिंग विद स्पेशल चिल्ड्रन, तो ये जो चुनौती है निश्चित ही बहुत ही डबल हो जाती होगी। पर आपने जो बातें की कि खासकर वो कि अगर कोई बंगाली लैंग्वेज फैमिली से आपके यहाँ बच्चा आता है तो आप डोमिनल लैंग्वेज को जानने की कोशिश करती हैं और आप बच्चे के साथ वो बोलने की कोशिश करती हैं, उसको उस भाषा में समझाने की कोशिश करती हैं। तो इससे पता चलता है कि आप मदर टंग को कितना महत्व देती हैं स्पेशल बच्चों से डील करने में। नेचुरली जब ये तो कम्युनिकेशन की बात हुई, बच्चे को पढ़ने में तो और भी इम्पोर्टेंस है कि बच्चे को अगर दूसरे लैंग्वेज में दी जाएगी तो बच्चा तो लैंग्वेज को ही समझने में अपना समय लगा देगा, एनर्जी लगा देगा, बजाय इसके कि वो उस कहानी को एंजॉय करें या पढ़ाई को एंजॉय करें। दूसरी बात आपने बताई कि जब आप टीचर्स ट्रेनिंग में जाती हैं तो टीचर्स को कहते हैं कि जो भी 12th पास हैं और बड़े बच्चे हैं तो कहते हैं कि आप बच्चों की बात साइड को पढ़ें। तो आप तो नेशनल बुक ट्रस्ट का जो हमारा उद्देश्य है कि बात साइड का प्रमोशन करें और टीचर्स के बीच, क्योंकि हम जो बहुत सारे वर्कशॉप्स करते हैं उसमें टीचर्स को इनकरेज करते हैं कि वो बात साइड को पढ़ें ताकि वो बात साइड से जुड़े। जब टीचर बात साइड से जुड़ेंगे तो बच्चे भी जुड़ पाएंगे। तो एक तरह से आप कहा जाए तो जो नेशनल बुक ट्रस्ट के जो मैंडेट है, जो उद्देश्य है, उसको आप अपने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से पूरा कर रही हैं। बहुत ही अच्छा डिस्कशन है, इसमें डुप्लीकेशन नहीं था। हमने कोशिश किया था कि जो भी हम कोई डिस्कशन करें तो उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स विचार सामने आए और एक ही बात को दोहराया नहीं जाए। तो इसमें सभी जो एक्सपर्ट्स ने
अपने अपने जो विशिष्ट अनुभवों को यहाँ पर शेयर किया। अब चूंकि अभी हम कार्यक्रम के समाप्ति की ओर जा रहे हैं, तो उससे पहले कि हम समाप्त करें, तो we would like to thank first to our director and chairman, under whose guidance, under whose direction this program is being organized, this whole Doodle World Fair is organized. Our chief editor Joint Director नीरा जैन जी, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम के बारे में हमसे पूरा संपर्क रखा और पूरे कार्यक्रम में डिजाइन करने में मदद किया, गाइड किया। और जो हमारे जो स्पीकर्स हैं, प्रेमपाल शर्मा जी हैं, उषा शर्मा जी हैं, गीतांजलि कुमार जी हैं, मृदुल सिंह जी, आप सभी का एक साथ दिल से धन्यवाद।